दोस्तों आई होप कि आपने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, यदि आपने पढ़ा है ना तो इसमें जो एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूँ उसको सॉल्व जरूर करना। इसके पहले मैंने क्या किया है, पार्ट 1 कवर कर लिया था जहाँ पे मैंने 100 एमसीक्यू सॉल्व किए थे आईपीसी के। यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। यहाँ पे पार्ट 2 आज कवर करने वाले, जहाँ पे हम क्या है 350 से अधिक एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। 400 एमसीक्यू यहाँ पे रहेगा टोटल। ठीक है, तो यही दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ तक हम सॉल्व कर पाते हैं, उसके बाद जो बचेगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो यहाँ पे मैं एमसीक्यू कराने वाला हूँ वो हर जुडिशरी एग्जाम्स का, कोई भी आप बिहार का दो, एमपी का दो, यूपी का दो, कहीं भी हो, आईपीसी हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं एमसीक्यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 100वां क्वेश्चन यानी 100वां क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि निम्न में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हो। इसमें कौन सा सही आंसर होगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब स्टार्ट करते हैं 101वां। ठीक है ना, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त शब्दों आजीवन निर्वासन से अभिप्राय है। यानी कि आजीवन निर्वासन का मतलब क्या था। हालांकि ये क्या है, आजीवन निर्वासन अभी समाप्त हो चुका है, लेकिन इसका मतलब पूछा जा रहा है तो किसी व्यक्ति को भारत से बाहर भेजा जाना, किसी व्यक्ति को उसके शेष जीवन हेतु कतिपय द्वीपी में भेजा जाना, आजीवन कारावास, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। डी नंबर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। यानी एक प्रकार से अब आजीवन कारावास ही यहाँ पे बना दिए गए। जहाँ पर लिखा है ना, अगर जहाँ पर भी आजीवन निर्वासन लिखा रहा होगा उसके बाद वहाँ पे क्या कर दिया गया, 1955 के बाद इसको आजीवन कारावास में चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड का प्रकार नहीं है। यानी कि जो हमारे आईपीसी में है ना, आईपीसी का सेक्शन 53 क्या कहता है कि दंड के प्रकार बताते हैं कौन कौन से दंड आप दे सकते हो। इसमें कौन कौन से दंड है, आजीवन कारावास, काला पानी है, देश निकाला, मृत्यु दंड, साधारण कारावास, कौन सा दंड इसमें से नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें काला पानी। यानी कि पहले दिया जाता था, जो अंडमान निकोबार में द्वीप होते थे ना, वहाँ पे एक जेल थी, वहाँ पे भेज दिया जाता था। लेकिन इसको क्या कर दिया, 1955 में इसको समाप्त कर दिया गया, इसकी जगह पे आजीवन कारावास कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकती है। यानी कि अगर कोई किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड दिया गया है ना, उसको कितने वर्ष में लघुकृत कर सकती है, यानी कम कर सकती है। 20 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष या 12 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है 14 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब किसी के आंसर पता है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड के प्रमुख सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में मान्यता दी। यानी दंड के जो प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं, कौन कौन से सिद्धांत, जो दंडात्मक सिद्धांत है, ठीक है, निवारणात्मक सिद्धांत है, डेटोरेटिव थ्योरी, ये सारी चीज़ जो बताई गई, 4 प्रकार की थ्योरी बताई गई है सिद्धांत, उसको किस केस में मान्यता दी गई। बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, जेकब जॉर्ज वर्सेस केरल राज्य, विनायक बनाम महाराष्ट्र राज्य, सुधीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। यानी जेकब जॉर्ज वर्सेस केरल राज्य में जो दंड के प्रमुख सिद्धांत थे उसमें क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी मान्यता दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आजीवन कारावास का अर्थ क्या है। आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है, 20 वर्ष, 24 वर्ष, 14 वर्ष, संपूर्ण अवशेष जीवन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, संपूर्ण अवशेष जीवन, यानी डी नंबर का। कई लोगों को मानना है कि यहाँ पे जो आजीवन कारावास होता है वो 20 वर्ष का होता है, वो 20 वर्ष नहीं होता, वो 57 में जो किया गया है ना, जो आजीवन कारावास की गणना की जाएगी ना, उसके लिए 20 वर्ष के लिए बोला गया है कि गणना करते समय आजीवन कारावास को 20 वर्ष माना जाएगा, बेस माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है, संपूर्ण अवशेष जीवन, जितना जीवन उसका बचा है वो शेष जीवन क्या होगा, जेल में बिताना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आ गया 57 वाला। ठीक है, दंड विधियों के भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाएगा, कितने वर्ष के कारावास के समान माना जाएगा। 14 वर्ष तक, 12 वर्ष, 20 वर्ष, 7 वर्ष। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 20 वर्ष। यानी कि धारा 57 में
ठीक है ना, दंडादेश दंड विधियों के भिन्नों की गणना के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का करेक्ट आंसर हो गया। 20 वर्ष तक यहाँ पे 20 वर्ष के समान माना जाएगा आजीवन कारावास को। नेक्स्ट आता है आजीवन कारावास की अवधि कितनी होती है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आया है, आजीवन कारावास 14 वर्ष, 20 वर्ष, मृत्यु तक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ कमेंट बॉक्स में। सी नंबर ही होगा। क्यों? क्योंकि जीवन शेष जीवन तक, तो शेष जीवन तक कहाँ तक रहेगा, मृत्यु तक तो ही रहेगा। जीवन कहाँ तक, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, निम्न में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आजीवन कारावास का अर्थ मृत्यु तक जेल में। अब ऐसा कहा गया था, ठीक है ना, कि एक केस लॉ के माध्यम से बताता, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन तो लोगों के में कि 20 वर्ष भी होता है आजीवन कारावास। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बताया गया था केस में कि मृत्यु तक जेल में रहना आजीवन कारावास का मतलब होता है। किसमें बताया गया था, जगमोहन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश, गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, शंभू सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का, यानी कि गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें क्या बोला गया था कि मृत्यु तक जेल में रहना, ये इसका किसका अर्थ है, आजीवन कारावास का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का संबंध किससे है। यानी जो बच्चन सिंह का मामला आया था, जो लैंडमार्क जजमेंट है, वो किससे रिलेटेड है, कौन से केस से रिलेटेड है, किस मामले से रिलेटेड है। भारत में मृत्युदंड से, विचाराधीन बंदी की रक्षा से, आत्महत्या के प्रयास के अभियोजन से, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर, यानी कि जो मृत्युदंड से, मृत्युदंड को क्या की इसकी संवैधानिक तो चुनौती दी गई थी, ठीक है ना, और मृत्युदंड से रिलेटेड कोई गाइडलाइन भी जारी की गई थी। ये तो यहाँ पे क्या, मृत्युदंडनी जो अपराध होते हैं ना, उसमें कहा गया था विरल से विरलतम मामले में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, हर मामले में नहीं दिया जा सकता है। कुछ गाइडलाइंस इसमें जारी की गई थी। अब आता है नेक्स्ट, मृत्युदंड को उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया। यानी कि मृत्युदंड को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला था जिसमें क्या कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था। वो कौन सा था, जगमोहन सिंह, राजेंद्र प्रसाद में उत्तर प्रदेश राज्य, बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र प्रसाद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य था, जिसमें असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था मृत्युदंड को। ठीक है, कि यहाँ कहा गया था कि जो मृत्युदंड है वो संविधान के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे केस लॉ है, जो जितने भी केस लॉ हैं सभी इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामले में ही दिया जाना चाहिए। अभी मैंने बताया था। ठीक है, रेक्स वर्सेस गोविंदा, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य, पंजय सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। अब ये रेक्स वर्सेस गोविंदा का केस था, जिसमें क्या कहा गया था, 299 और 300 में डिफरेंस बताया गया था मर्डर एंड कल्पिटेड होमिसाइड में। हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य फ्री लीगल एड के बारे में बात करता था। बच्चा सिंह अभी बता दिया मैंने, मृत्युदंड से विरल से विरलतम मामले में दिया जाना चाहिए। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन, ये किस में कहा गया था, इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था हथकड़ी वगैरह के बारे में। ठीक है, कि हथकड़ी लगाना वैलिड है या नहीं है, इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी। 112 क्या कहता है, जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितने तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी होगा वह कितना होगा। यानी कि जहाँ पे जिस अपराध के लिए जुर्माना तो बताया गया कि वहाँ जुर्माने से दंडित होगा, लेकिन जुर्माना ये नहीं बताया गया कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो सकता है जुर्माना, कि अगर किसी अपराधी को जुर्माने की सज़ा देना भी है जज को, तो क्या ऐसा है कि 50,000 दे दे, 1 लाख दे दे, 1 करोड़ दे दे। भाई उसकी परिस्थिति भी तो देखनी पड़ेगी। जिस अभियुक्त को आप सज़ा दे रहे हो, जैसे इनाम का अभियुक्त है, इसको सज़ा दे रहे हो, तो इसको परिस्थिति भी तो देखनी पड़ेगी कि ये अंबानी साहब हैं या एक गरीब रिक्शा चलाने वाला है। दोनों चीज़ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, 10 लाख रुपये से अधिक या सीमित किंतु अत्यधिक नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सही हो जाएगा। असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होना, यानी कि असीमित है, जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, लेकिन अत्यधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे बताया गया है, 63। ठीक है, जो सेक्शन 63 है वो बात करता है कि अमर्यादित हो सकती है, ठीक है ना, अत्यधिक नहीं हो सकती।
अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अपराध कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनीय है, ठीक है ना, जो अपराध है, जो अपराध किया गया है वो किससे दंडनीय है, उसको कारावास भी दिया जा सकता है और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया, दोनों का है। अब मान लीजिए इसमें क्या है, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, अब मान लीजिए जिसको जुर्माना लगाया गया है, अब उस जो अपराधी है वो जुर्माना देता ही नहीं है, ठीक है ना, और कारावास का भी प्रावधान है, तब यहाँ पे पनिशमेंट कितनी होगी, 1/3, आधा, 1/4, 2/3 से अधिक नहीं होगी, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। यानी कि यदि मान लीजिए 500 रुपये जुर्माना लगाया गया, इसने नहीं दिया, और उसी जिस सेक्शन में इसको 500 रुपये जुर्माना लगाया गया था, ठीक है, उसी सेक्शन में क्या लिखा है कि 1 साल की सज़ा के बारे में भी लिखा है। तो जब यहाँ पे जुर्माना अगर नहीं दिया जाता उस व्यक्ति के द्वारा, तो 1 साल का 1/4 भाग निकाला जाएगा और 1/4 भाग से क्या किया जाएगा, 1/4 से उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में ऐसे कारावास का दंड दिया जा सकेगा। अब कौन सा कारावास होगा, जो उस आशय हेतु निर्धारित अधिकतम कारावास से अधिक न होगा। वह कारावास किसी भी बात का हो सकता है, वह कारावास ऐसी बात का होगा जो अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। वह कारावास उस कारावास के साथ भुगताए जाने का निर्देश दिया जा सकता है जो उस अपराध के लिए प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। उसे क्या किया जाएगा, उस कारावास से ऐसी भांति की कारावास होगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता हो, ठीक है। सिंपल होगी तो सिंपल, और कठोर होगी यानी तो कठोर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 115। अब 115 क्या कहता है, ऐसे अपराध के लिए जो केवल अर्थदंड से दंडनीय है, अर्थदंड देने में व्यतिक्रम की दशा। अब यहाँ पे क्या होता है, यदि मान लीजिए किसी को सिर्फ फाइन से पनिश किया गया है, ठीक है, अब उस जिस अपराध के लिए पनिश किया गया है उसमें सिर्फ जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है, तो वहाँ पे जो कारावास है, अगर ये फाइन नहीं देता है तो कारावास कैसा होगा, कारावास साधारण होगा, कारावास सश्रम होगा, कारावास सश्रम अथवा साधारण हो सकता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो होगा ए नंबर का, यानी कि जो कारावास है वो सिंपल होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे दिया जाएगा यदि फाइन नहीं चुकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 116। 116 क्या कहता है, केवल अर्थदंड से संबंधित अपराध में अर्थदंड अदा न करने पर कारावास क्या होगा, कठोर होगा, साधारण, कठोर साधारण दोनों, आंशिक कठोर या आंशिक साधारण। इसका मैंने अभी आंसर दिया है, ठीक है, जस्ट अभी इसके पहले वाले में, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। 117 क्या कहता है, यदि कोई अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है और अर्थदंड अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि कितनी होगी। यदि मान लीजिए किसी को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, ठीक है, 50 रुपये उस पर जुर्माना लगाया गया, और 50 रुपये जुर्माना लगाया गया और जिस अपराध के लिए लगाया गया उसमें कारावास का कोई प्रावधान नहीं, सिर्फ जुर्माने का प्रावधान है, और 50 रुपये इसको क्या किया गया, अर्थदंड से दंडित किया गया। जब यहाँ पे इसको क्या किया, 50 रुपये के अर्थ दंडित किया गया तो उसने फाइन नहीं दिया। अगर फाइन उसको नहीं दिया, चुकाया, ठीक है ना, डिफॉल्ट करता है वह व्यक्ति, ठीक है ना, अभियुक्त व्यक्ति, तो यहाँ पे उसको कितनी सज़ा हो सकती है, ठीक है, तो कितनी सज़ा होगी यहाँ पे, 1 माह से अधिक, 2 माह, 3 माह या 4 माह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 माह तक, ठीक है। इसका बी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये 50 रुपये वाला अर्थदंड, तो ये बताया गया है आपका धारा 67 में, ठीक है ना, जो सेक्शन 67 है वहाँ पे 3 कैटेगरी बताई गई है। यदि मान लीजिए 50 रुपये तक का जुर्माना है तो उसमें 2 महीने, 50 से 100 रुपये तक का है, ठीक है, 50 से 100 रुपये तक का, उसमें 4 महीने के पनिशमेंट की बात करता है, और 100 रुपये से अधिक का है, ठीक है, तो वहाँ पे कितना, 6 महीने का प्रावधान है। 100 रुपये से अधिक कितना भी हो सकता है, उसमें अगर जुर्माना नहीं दिया तो उसे 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। ये धारा 67 आप पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है, यदि एक अपराधी को केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है, तब जुर्माना न देने पर दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि अधिक से अधिक निम्न होगी, कितनी होगी। अभी मैंने बताया, ठीक है ना, 3 कैटेगरी 67 में, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 माह। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर ही होगा। मैंने बताया था 100 रुपये से अधिक कितना भी हो, उसमें 6 महीने तक अधिकतम क्या किया जा सकता है, उसमें सज़ा से दंडित किया जा सकता है, जुर्माने से, सॉरी, कारावास से दंडित किया जा सकता है। 118 का क्या होगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब 119 आता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल चल रहा है, अभी केस तो चल रहे थे, अब एग्जाम्पल चल रहे हैं, ठीक है। तो एक्स को 200 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है, ठीक है। जो एक्स है उसको 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है तथा जुर्माना ना अदा करने पर उसे 4 माह के कारावास से दंडित किया जाता है। एक्स जुर्माना अदा नहीं करता है और 4 माह के कारावास में चला जाता है, लेकिन कारावास के 2 माह पूर्व करने पर 150 रुपये अदा कर देता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यानी कि उसको 200 रुपये जुर्माना दिया गया था, ठीक है। 200 रुपये उसको जुर्माना दिया गया था, उसने दिया नहीं, डिफ़ॉल्ट किया। अब उसने क्या किया, उसको 4 महीने की सज़ा हो गई, ठीक है। 4 महीने की मान लीजिए उसको सज़ा दी गई है। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए 2 महीने के बाद उसने 150 रुपये चुका दिए तो उसके लिए क्या होगा, अब बाकी जो 1.5 और बचा है, ठीक है, 50 रुपये बचा है, तो उसके लिए क्या होगा, एक्स को तुरंत उन्मुक्त कर देना चाहिए। एक्स को 4 माह का कारावास पूर्ण होने पर ही उन्मुक्त किया जाएगा, एक्स को 3 माह का कारावास पूर्ण करने पर उन्मुक्त किया जाएगा, रोकने से कोई नहीं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि एक्स को तुरंत छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 2 महीने का उसने दे दिया, मतलब जेल हो गई। अब बाकी 150 रुपये उसने अदा कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। अब एक चीज़ और आता है, दोहरे संकट के विरुद्ध संरक्षण अंतर्विष्ट है किस धारा में, 75, 71, 53 या धारा 3 में। यहाँ पे जो दोहरे संकट के विरुद्ध संरक्षण है वो कहाँ पे बताया गया है, वो 120 का इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि धारा 71 में। अब एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कहता है, जब का या को पीट रहा है, माँ हस्तक्षेप करता है, यानी कि जो का था उसने किसको पीटा, या को, ठीक है, या को पीट रहा था। तो एम माँ नाम का एक व्यक्ति आता है, उसने क्या किया, हस्तक्षेप किया। तब का ने क्या किया, माँ को भी पीटा, यानी कि या को तो पीट ही रहा था, ये माँ को भी पीट दिया। अब का द्वारा माँ पर किया गया प्रहार, ये क्या है, यानी कि जो का ने माँ पर प्रहार किया उस कार्य का भाग नहीं है जिसके द्वारा का या को स्वेच्छा उपाधि कारित करता है, इसलिए का या को स्वेच्छा कारित की गई उपाधि के लिए दंड से और माँ पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय है। क्या ये सही है, यानी कि या को पीट रहा तो उसने स्वेच्छा उपाधि कारित करने के लिए पनिशमेंट मान ली दी गई, तो क्या माँ के लिए भी अलग से पनिशमेंट मिलेगी कि उसी में मिलेगी, क्या है, उसी कार्य का भाग है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये गलत है। एक ही समव्यवहार के दौरान किए जाने वाले अपराध के लिए एक दंड आदिष्ट होगा। माँ यदि बचाने नहीं आता तो का नहीं पीटता, अतः स्वेच्छा का ने माँ से मारपीट नहीं की, उसे माँ को पीटने के लिए दंड नहीं मिलेगा। यह सही है, ठीक है। इसमें सही आंसर क्या होगा, इसमें डी नंबर को होगा, सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय दंड संहिता 1860 के किन प्रावधानों में एकांत परिरोध एवं एकांत परिरोध की परिसीमा को समझाया गया है। जो एकांत परिरोध होता है ना, सोलिटरी कन्फाइनमेंट, एक आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, अंधेरे काल कोठरी में डाल देना कुछ दिन के लिए, ठीक है। अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम 3 माह हो सकती है इसकी सोलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कि कौन सी धारा में बताया गया है, 68, 69, 59, 60, ठीक है ना, 73, 74, 71, 72। ये अब किस में बताया गया है, एक में बताता है 73 और 74 में, यानी कि सी नंबर का अपराध, सी नंबर का यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में कहाँ बताता है, 73 और 74 में। अब यहाँ पे 73 क्या बात करता है, 73 कहता है कि कितने मास की सज़ा दी गई है, तो कब कब यहाँ पे कितने महीने तक का आप उसको एकांत परिरोध दे सकते हो। अब उसके एग्जीक्यूशन के बारे में, आपने 2 महीने का मान लीजिए एकांत परिरोध दे दिया, अब वहाँ पे उसको एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, वो 74 बताता है, ठीक है। कितने दिन के अंतराल में इसको नॉर्मल रखा जाएगा, कितने दिन में एकांत परिरोध में रखा जाएगा, ये बात करता है 74। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, अपराध के किसी सिद्ध दोष व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांत परिरोध में रखा जा सकता है, ठीक है। अभी मैंने बताया 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने या 6 माह, ठीक है, 6 माह 2 बार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या है, 3 माह, यानी बी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 में बताएगा ना, 73 में बताएगा 3 महीने से अधिक नहीं होगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है, ठीक है। 73 ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने इसको करवाया। आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण भारतीय दंड संहिता के अधीन होता है।
अब यहाँ पे क्या है, लघुकरण के बारे में बात करें तो सीआरपीसी में भी बात की गई है, आईपीसी में भी बात की गई है। अब आईपीसी में कहाँ पर की गई है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण? 52 में, 53, 54 या 55 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का, यानी कि जो 55 है उसने क्या किया गया है, आजीवन कारावास के बारे में बताया, और 54 में क्या बताया गया है, मृत्यु दंडादेश के लघुकरण के बारे में बात किया गया है, और 55A में क्या बताया गया है, यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे सीआरपीसी की बात करें, सीआरपीसी में कहाँ पे है, जब आप देखो 432, ठीक है, 433, यहाँ पे क्या बताया गया है, इसको भी लघुकरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसमें प्रोसीजर बताया गया है, इसमें भी आई सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है, मृत्यु दंड को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में उचित ठहराया? अभी मैंने एक केस बताया था जिसमें क्या किया गया था, मृत्यु दंड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। किसमें किया गया था? राजेंद्र प्रसाद वाले केस में। अब यहाँ पे किस में उचित ठहराया गया? जगमोहन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, कृपाल सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, कादरा पहाड़िया बनाम बिहार राज्य, करतार सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केस लोग काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो केस लोग को जरूर ध्यान से पढ़ना। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि जगमोहन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में क्या किया गया था, जो मृत्यु दंड है उसको सही ठहराया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन असंवैधानिक किस में किया गया था? राजेंद्र प्रसाद वाले केस में। ठीक है, इसके पहले हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे किस मामले उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया, यानी हेल्ड किया कि आजीवन कारावास का अर्थ CS जीवन तक का कारावास है। ठीक है, इसको भी मैंने अभी करवाया था। गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस महाराष्ट्र, भागीरथ बनाम दिल्ली प्रशासन, जाहिर हुसैन वर्सेस पश्चिम बंगाल, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर का, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी में बताया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, किस मामले उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि इंग्लैंड की भांति भारत में अपराधी को दोषित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है और उसे इस भार का युक्तियुक्त संदेह निर्वहन युक्तियुक्त संदेह से परे करना है। इसका किस केस में कहा गया था? नानकचंद वर्सेस पंजाब राज्य, KM नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, मच्छी सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है ना, ये राजेंद्र प्रसाद वही वाला केस है जो असंवैधानिक वाला है। ठीक है, मृत्युदंड को असंवैधानिक किया था। अब यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, KM नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। ठीक है ना, इस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाले जो है ना सेक्शन 300 वाला, उससे रिलेटेड ये केस था KM नानावती का। 129 निम्नलिखित धाराओं को कौन सा समूह अपराधों के साधारण अपवादों की विवेचना करता है? अब साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शन की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक बताया गया है? 52 से 75, 107 से 120, 57 से 76, 76 से 106। यहाँ पे बात करें जनरल एक्सेप्शन की या साधारण अपवाद की, जहाँ पे आपको क्या है कि आप कार्य करते हुए अपराध करते हुए तब भी वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बचाव मिल जाता है। ठीक है, बचाव मिलने के बारे में कहाँ पे बताया गया है? 76 से लेकर 106 तक। अब इसी में प्राइवेट डिफेंस ही बताया गया। ठीक है, 96 से लेकर 106 तक। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है? प्राइवेट डिफेंस बताया गया, इसी में शामिल है, जनरल एक्सेप्शन में ही शामिल है। अब 107 से 120 दुष्प्रेरण के बारे में बात किया गया है। ठीक है, 52 से नहीं, फिर यहाँ से 53 से बात करें 75 तक, तो यहाँ पे क्या है, दंडों के विषय में बताया गया है, और इसी के अंदर ये भी आ जाता है। ठीक है, 76 किस में है? इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है, यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जाएगा? ठीक है, यदि मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया और उसका कार्य जो है वो जनरल एक्सेप्शन में आता है, यही साधारण अपवाद में आता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी क्या? तो कोई दंड नहीं है। उस अपराध के लिए विहित दंड से आधा, उस अपराध के लिए विहित दंड का चौथाई न्यायालय के सुविवेक पर निर्भर है। यहाँ पे अगर जनरल एक्सेप्शन में भाई आता है उसका केस, तो वहाँ पे तक उसको कोई पनिशमेंट ही नहीं मिल रही है ना, तो कोई दंड नहीं होगा इसको। उसके बाद 131 क्या कहता है? साधारण अपवादों का मुख्य आधार क्या है? यानी जो साधारण अपवाद है उसका मुख्य आधार क्या होगा? दुराशय का अभाव, न्याय के लिए कुछ में दुराशय का अभाव तथा कुछ में न्याय के लिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि कुछ में दुराशय का अभाव तथा कुछ में न्याय के लिए। ये मुख्य आधार क्या है? साधारण अपवादों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य अपराध नहीं है। अब कौन सा कार्य आपको बताना है कि अपराध यहाँ पे नहीं है। विधि की भूल में किया गया कृत्य, तथ्य की भूल में किया गया कृत्य, अज्ञानता के कारण किया गया कृत्य, सभी उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे क्या है, यदि मान लीजिए विधि की भूल से किया गया कृत्य है, ये इस सभी बताया गया है, अब इसमें कौन सा ऐसा कार्य है जो कहता है कि अपराध नहीं होगा। तो 132 का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि तथ्य की भूल से किया गया कार्य। अगर आपको फैक्ट का नॉलेज नहीं है, ठीक है, फिर आपने ऐसा कार्य कर दिया तो क्या है, ये अपराध नहीं होगा। लेकिन विधि की भूल अगर आपने की तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अपराध माना जाएगा, ये ठीक है ना। यदि आप कहते हो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि चोरी करना एक अपराध है, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि एक कानून बनाया गया है, तो यहाँ पे इसका बचाव आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ क्या मानता है कि जैसे ही पार्लियामेंट में क्या हुआ, कानून बना, ठीक है ना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, तो यहाँ पे भारत के सभी नागरिकों को, यानी कि सभी व्यक्तियों को क्या हो जाता है, हो गया है, उसको नॉलेज हो गया है कि यहाँ पे आपको पता है कि ये अपराध है, ठीक है। ये एमएच हॉस्कट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य एक इम्पोर्टेंट केस था, ठीक है, विधि की भूल वाले से। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बात तथ्य की भूल के आधार पर बचाव से संबंधित है। वासुदेव वर्सेस पेप्सू राज्य, आर बना टॉलसन डेक वर्सेस गोविंद, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बना बीएड। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर का, यानी आर बनाम टॉलसन जो है वो तथ्य के भूल के आधार पर बचाव से संबंधित केस है। यानी कि तथ्य के भूल के आधार पर जो बचाव लिया गया था वो आर वर्सेस टॉलसन वाले में केस में लिया गया था। नेक्स्ट केस आता है, क्वेश्चन आता है, भारतीय दंड संहिता की निम्न किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय के या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य कोई अपराध नहीं है। यदि मान लीजिए न्यायालय का निर्णय हुआ, उस निर्णय के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, यदि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है जिसको आदेश दिया गया न्यायालय के द्वारा कोई किसी को गिरफ्तार करने का, अब मान लीजिए उसको गिरफ्तार करके लाया तो उसने कोई अपराध थोड़ी किया। अब किसी को फांसी की सजा हुई है, अब जल्लाद जो फांसी देता है उसको फांसी के अगर किसी को चढ़ाया उसने अपराध थोड़ी किया है। क्यों? क्योंकि उसने न्यायालय के निर्णय के आदेश का अनुसरण किया है। इसका कहाँ पे बताया गया, 92, 79, 78 या 94 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 78, यानी धारा जो 78 है वो बात करती है न्यायालय के निर्णय के। भाई समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बने हुए हो कि नहीं, हमारे साथ बने रहना इन तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और एक लाइक ज़रूर करना, अगर समझ में आ रहा है पढ़ रहे हो अच्छे से तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। जब आपने आईपीसी पढ़ी होगी तभी आपसे ये क्वेश्चन बन रहे होंगे। 135 का एक पुलिस अधिकारी है, न्यायालय उसे आदेश देता है कि वह खा को गिरफ्तार करे और सम्यक जांच के उपरांत गा को खा समझकर का ने उसे गिरफ्तार किया, इसमें प्रकरण में क्या होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए ए नाम का पुलिस ऑफिसर है, इसको आदेश मिला कि जाके बी को गिरफ्तार करके लाओ। अब ए ने क्या कि पूरी तरह से जांच की, सम्यक सतर्कता से सभी गुड फेथ में काम किया। जांच करने के बाद जो यहाँ पे एक सी नाम का व्यक्ति खड़ा था, उस ए को लगा कि यहाँ यही बी है और इसको गिरफ्तार करके ले गया। इसने कोई अपराध कर दिया क्या भाई, तथ्य की भूल था, तो तथ्य की भूल का बचाव तो ले सकता है ए, यानी कि पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर का हो जाएगा, यानी तथ्य के भूल का बचाव लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अंतर्गत एक अवयव नहीं है, यानी कौन सा तत्व नहीं है 76 के तहत, ठीक है। एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा बाध्य था अथवा विधि का बाध्य होने का विश्वास करता था। विश्वास तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए, विश्वास विधि की भूल के कारण हो सकता है, या विश्वास सद्भावनापूर्वक किया जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर, यानी कि विश्वास विधि का भूल कारण हो सकती है। ये बिल्कुल गलत है, विधि की भूल तो क्षम्य है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यायालय का अधिकारी ए बाई को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश किए जाने पर सम्यक जांच के पश्चात ये विश्वास करके जेड बाई है, ठीक है ना। अब वही चीज़ यहाँ पे बताई गई, जैसे बताया ना, पुलिस ऑफिसर उसने गिरफ्तार किया दूसरे व्यक्ति को सम्यक सतर्कता और जांच के पश्चात, तब यहाँ पे इन्हें कौन सी भूल कर दी, वही चीज़ यहाँ पे बात करता है। 137 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी तथ्य की भूल का बचाव उसको दिया जाएगा 76 में, सॉरी 76 में 78 में न्यायालय के अनुसार किया गया, उसने कार्य किया। अब यहाँ पे क्या आता है, एक न्यायालय का ऑफिसर माँ को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश किए जाने पर सम्यक जांच पश्चात ये विश्वास करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक पुलिस अधिकारी ने युक्ति की पूछताछ के पश्चात खा को, जिसने कोई अपराध नहीं किया,
गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पा ने क्या किया है, यानी कि पुलिस ऑफिसर है उसने क्या किया, नहीं समझ में आया। अब देखो, एक पुलिस ऑफिसर था, ठीक है, उसने क्या किया, युक्त पूछताछ के पश्चात, जो भी पूछताछ करने के बाद जिसने बी, मान लीजिए बी ने कोई अपराध नहीं किया, इसको गिरफ्तार कर लिया। तो इस पुलिस ऑफिसर ने क्या किया है भाई, पाक खा की गिरफ्तारी के दोष को ढंग से करने का दोषी है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। 79 के अधीन न्याय न भूल का बचाव पाने का अधिकारी है, ठीक है। धारा 76 और ना ही धारा 79 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है, क्योंकि उसने सद्भावपूर्वक कार्य नहीं किया है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 139 का बी नंबर, यानी कि 76 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। भाई उसने सद्भावपूर्वक किया है, पूछताछ तो की है, उसके बाद ही गिरफ्तार कर रहा है वो। अब वो उसने अपराध नहीं किया, वो अलग बात है। अब यहाँ पे एक बचाव से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, का एक सैनिक विधि के समादेशों का अनुवर्तन करने में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश पर भीड़ पर गोली चलाता है। यानी कि जो कमांडिंग ऑफिसर है मान लीजिए सेना का, उसने क्या कहा कि भीड़ पर गोली चलाओ, तो उसका जो सैनिक था ना वो गोली चलाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बाध्य है अपने सीनियर का ऑर्डर मानने के लिए, कमांडिंग ऑफिसर का आदेश मानने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, बाध्यता आ गई। तो यहाँ पे क्या है, आवश्यकता, दुर्घटना, महत्ता, तथ्य की भूल, या ये सब क्या होगा, इसमें किसका बचाव ले सकता है, तो डी नंबर, तथ्य की भूल का बचाव ले ही सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एग्जाम्पल लिखा है ना, सामान्य देशों के वरिष्ठ ऑफिसर वाला, ये 76 में देखोगे ना, उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जाके देखना उसमें IPR एक्ट में। 141 क्या कहता है, एक न्यायालय ने अपने अधिकारी का आदेश दिया, को आदेश दिया कि वह चा को बंदी बना ले। यानी कि एक जो वरिष्ठ न्यायालय, मतलब एक न्यायालय था, उसने क्या किया, अपने जो उसका ऑफिसर था न्यायालय का, उसने क्या किया, एक आदेश दिया कि जाके जो चा नाम का व्यक्ति उसको बंदी बना ले। कानून उचित जांच करने के बाद ये विश्वास करके कि टा ही चा है, टा को बंदी बना लेता है। यानी कि विश्वास करता है कि हाँ, जिसको गिरफ्तार गलत पर्सन को किया, लेकिन उसको विश्वास था कि वो वही व्यक्ति है। तो यहाँ पे कानी क्या कोई अपराध किया है कि नहीं किया है, बी नंबर किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि तथ्य की भूल तो है, ठीक है। इससे जनरल एक्सेप्शन से 76 से लेकर 106 तक में जितने भी यहाँ पे सेक्शन है वो आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। हर जुडिशरी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन दे देता है। अब 142, निम्न से कौन सा वाद तथ्य के भूल के आधार पर बचाव से संबंधित है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीएड वासुदेव बनाम पेप्सुराज, आर बनाम टॉलसन, रेग वर्सेस गोविंदा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी आर बनाम टॉलसन। ये साथ हमने क्वेश्चन कर लिया है अभी, ठीक है। अब दोबारा भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बात तथ्य की भूल के आधार पर बचाव से संबंधित नहीं है। अब कहता है बचाव संबंधित नहीं है, अभी तक हमने देखा था ना बचाव से संबंधित है, अब कौन सा बचाव से संबंधित नहीं है। आर बनाम प्रिंस, आर बनाम टॉलसन, आर बनाम लिपमैन, रैक्स बनाम लीवेट। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केस लॉ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो तो इसका जवाब दो, सी नंबर, यानी आर बनाम लिपमैन। ये क्या है, बचाव से संबंधित नहीं है तथ्य की भूल के आधार पर। अब भारतीय दंड संहिता के निम्न प्रावधान में किसमें कहा गया है, कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य करते हुए किया गया है। अब न्यायाधीश क्या है, अगर अपने पदी कर्तव्यों में कोई कार्य कर रहा है, सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहा है ना, तो उसके आधार पर अगर कोई केस नहीं कर सकता, ठीक है ना, न्यायाधीश यहाँ पे बचाव ले सकता है। तो कौन सी धारा में बचाव लेगा, 75, 76, 77, 79। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 77, यानी सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे कहता है न्यायाधीश अपने बचाव का कार्य कर सकता है। और 78 में क्या है, 78 में है कि उसने अगर न्यायालय ने कोई आदेश दिया तो उस आदेश के अनुसार में अगर किसी व्यक्ति ने कार्य किया तो भी वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब 145, ठीक है ना, भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसार में किया गया कार्य अपराध नहीं है। अब कौन सी धारा में बताया गया है, अभी मैंने बताया 94, 92, 79, 78। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 78। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने 77 किसके लिए बताया कि यहाँ पे अगर न्यायाधीश कार्य कर रहा है पदी कर्तव्यों में। अब यहाँ पे 78 में क्या करता है, वो आदेश देता है, उसके अनुसार में कार्य होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जल्लाद वाला, एक जल्लाद जो मृत्यु दंड से निष्पादित करता है, यानी कि मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, उसको क्या किया, फांसी की सजा हुई। अब जो जल्लाद, फांसी कौन देता है, जल्लाद देता है। अब उसने क्या किया, उसने उसको फांसी पर चढ़ा दिया।
भाई किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाना ये तो अपराध है, लेकिन न्यायालय के अनुसार में अगर उसने फांसी पर चढ़ाया है ना, न्यायालय के आदेश के अनुसार में वो क्या है, बाध्य है। तो यहाँ पे कौन सी धारा में उसको बचाव मिलेगा, 97, 78, 79 या 80 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 78 में। अब 80 क्या कहता है, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना के बारे में बात करता है। 70 जस्टिफाइड बाय लॉ के बारे में बात करता है, न्यायानुमत के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे आता है 147, 97 ऊपर सेक्शन लिखी थी ना, वो किसे प्राइवेट डिफेंस से संबंधित है। किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव के लिए भूल को निम्न से संबंधित होना चाहिए। किससे संबंधित होना चाहिए, केवल तथ्य, केवल विधि, चाहे तथ्य अथवा विधि, तथ्य या विधि दोनों से। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का, यानी कि केवल तथ्य के भूल है तभी आपको बचाव मिलेगा। विधि के भूल में तो कतई इसमें मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आप विधि के भूल में कुछ भी करोगे तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको बचाव नहीं मिलेगा। अगर आप कहते हो कि मुझे पता नहीं था मर्डर करना अपराध है, तो भैया ऐसे में तो सभी अपराध करने लगे। ठीक है, तो सिर्फ तथ्य के भूल का बचाव आपको मिलना है। अब 148, ठीक है ना, विधि और तथ्य के भूल से संबंधित प्रश्न को तथ्य की भूल माना जाता है, विधि की भूल माना जाता है, अनभिज्ञता माना जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर किसी को विधि और तथ्य की भूल है तो वो संबंधित कौन सा प्रश्न है, उससे संबंधित कौन सा प्रश्न कहलाएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा ए नंबर, यानी तथ्य की भूल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। निम्न कार्यों में कौन सा एक कार्य तथ्य की भूल नहीं है, कौन सा कार्य तथ्य की भूल नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। सबसे पहला आता है कि जहां एक अभियुक्त रात्रि में जंगल में एक मानव के हिंसक पशु समझता है और उसका कत्ल कर देता है। यानी कि जंगल में गया एक व्यक्ति और रात्रि में, और उसने देखा कि यहाँ पे क्या है, कोई हिंसक पशु है, ठीक है ना, लेकिन था वो मानव, लेकिन उसने समझा कि कोई हिंसक पशु है और उसको मार देता है। ठीक है, दूसरा आता है जहाँ अभियुक्त एक व्यक्ति को इस त्रुटिपूर्ण विश्वास में मार देता है कि उसने उसके मकान में उसके कत्ल के आशय से प्रवेश किया है। जहां अब तीसरा आता है जहां एक अभियुक्त अपने पुत्र को इस भ्रम में मार देता है कि वह चीता है। भाई अपने पुत्र को ही मार दिया कि चीता है। जहां एक कांस्टेबल ने ए के साथ अपने व्यक्तिगत बदले के लिए बी को भूल से ए समझते हुए बी की क्षति कारित की। अब यहाँ पे कौन सा तथ्य की भूल नहीं है, यहाँ पे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। डी नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर का। ये व्यक्ति क्यों, क्योंकि ये व्यक्तिगत बदले के लिए आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, अपने व्यक्तिगत बदले के लिए बी को क्या करता है, ए समझते हुए बी को क्षति कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन तथ्य की भूल का फायदा पाने के लिए यह बताना आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने सद्भावपूर्वक विश्वास करके युक्तियुक्त आधारों पर कार्य किया है। यह उच्चतम न्यायालय ने कहा था। किस केस में कहा गया था, विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, जसवंत राय मनीलाल अखाने वर्सेस मुंबई राज्य, अमजद खान वर्सेस राज्य, रामचंद्र वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और यार, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो यार, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहे। ठीक है, मैं इतना छोटी सी बात करूँगा। और आप एक चीज़ और बताऊँगा, यदि मान लीजिए आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो 199 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस है। आप मुझे इसी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 151, इसमें क्या बोला गया है कि का ने सद्भावपूर्वक खा को एक प्रेत समझा। यानी कि का ने क्या कर लिया, सद्भावपूर्वक समझा कि जो सामने वाला व्यक्ति है ना, बी नाम का, वो क्या है, भूत है, प्रेत है, और ऐसी चोटें पहुँचाई कि उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, भाई डर गया, अब काम तो किया नहीं, ठीक है, दिमाग, और तुरंत उस पर हमला कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, का दोषी है एवं सदोष मानववध के लिए दायित्वाधीन है। का ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वह तथ्य के भूल का बचाव का दावा करने का अधिकारी है। का हत्या के लिए दायित्वाधीन है। का उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए दायित्वाधीन है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर का। ये का ने कोई अपराध नहीं किया, भाई उसने, उसको क्या हुआ, तथ्य की भूल हुई ना, उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है, तो यहाँ पे इसको बचाव मिलने वाला है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने तड़के सुबह एक स्थान पर जो भूतवा स्थान कहलाता था, एक बच्चे को झुके हुए देखा। बच्चे को प्रेत आत्मा समझकर आने उसकी मृत्यु कारित कर दी। यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर।
यानी सद्भावना तत्व के भूल के लिए लाभ का अतिरिक्त अधिकारी है। ठीक है, तत्व के भूल का बचाव हर दशा में मिलना है अगर उसने सद्भावपूर्वक कार्य किया है तो। अगर सद्भावपूर्वक कार्य नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको बचाव नहीं मिलेगा। 153 कहता है अभियुक्त ने एक बैलगाड़ी को रोकने में पुलिस की सहायता की जिसमें सद्भाव से विश्वास किया जा रहा था कि उसमें तस्करी का चावल ले जाया जा रहा है, परंतु अंत में उनका संदेह झूठा साबित हुआ। तो यहाँ पे अभियुक्त सदोष अवरोध के लिए उत्तरदायी है, अभियुक्त सदोष अवरोध परिरोध के लिए उत्तरदायी है। यह 76 के अंतर्गत संरक्षित है, यह 79 के अंतर्गत अभियुक्त संरक्षित है। तो किस में संरक्षित होगा ये? क्यों? क्योंकि इसको संदेह था भाई, सद्भावपूर्वक विश्वास कर रहा था कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें तस्करी के चावल ले जाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका डी नंबर, यानी अभियुक्त भारतीय दंड संहिता 79 का अंतर्गत संरक्षित है कि उसको जस्टिफाइड बाई लॉ हुआ। ठीक है, विधि द्वारा न्यायानुमत है, उसको ऐसा लगा, उसकी मोरल ड्यूटी थी कि उसको क्या करें। वो मोरल ड्यूटी क्या होती है? मोरल ड्यूटी मतलब आप चाहो तो करो, नहीं तो नहीं करो। अब पुलिस की सहायता करे या ना करे, काम तो पुलिस का है। ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट आता है 154। एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर उसके पैंट की जेब में हाथ डाल दिया। यहाँ शिक्षक ने किस दंड से संहिता के अंतर्गत अपराध किया है? ठीक है, कौन सा अपराध किया है? 354 है, 509, 323 का, ये कोई अपराध नहीं। यानी कि जो पुरुष शिक्षक था ना, टीचर था, मेल टीचर था, उसने क्या किया है, एक लड़की को लड़का समझकर उसकी पैंट के जेब में हाथ डाल देता है। उसने कोई अपराध किया है कि नहीं किया है? कि उसको 354A में लगा दोगे, लैंगिक उत्पीड़न वाले में। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि उसने कोई अपराध नहीं किया। भाई उसको तथ्य की भूल थी ना, उसने तो लड़का समझ लिया ना, लड़का समझ के ही तो उसमें उसकी जेब में हाथ डाल दिया था। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना से संबंधित उपमान उत्पन्न करती है? यानी आप कोई कार्य कर रहे हो, विधिपूर्ण कार्य कर रहे हो, ठीक है, सम्यक सतर्कता के साथ सावधानी पूर्वक कर रहे हो, फिर भी दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें आपको बचाव मिलता है। तो कौन सी धारा कहती है कि आपको बचाव मिलेगा? 76, 77, 79 या 80? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80, यानी कि डी नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दुर्घटना का बचाव लिया जा सकता है, लेकिन ठीक है ना, अभी विधिपूर्ण दुर्घटना से पढ़ी आपने सेक्शन 80। अब उसका बचाव कब लिया जा सकता है? जब कार्य विधिपूर्ण हो, कार्य विधिपूर्ण और विधिपूर्ण ढंग से हो, कार्य विधिपूर्ण हो और विधिपूर्ण ढंग से हो और विधिपूर्ण साधनों से किया गया हो, ईमानदारी से किया गया हो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि कार्य तो विधिपूर्ण हो ही, साथ में विधिपूर्ण ढंग से किया जा रहा हो, ठीक है, विधिपूर्ण साधनों के द्वारा भी किया जा रहा हो, तब यहाँ दुर्घटना का बचाव मिलेगा, अन्यथा आपको बचाव नहीं मिलने वाला है। और कौन सी धारा में? धारा 80। अपराध के अपवादों में दुर्घटना से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक है? वह दुर्घटना या दुर्भाग्य से घटित हो, विधिपूर्ण कार्य को विधिपूर्ण तरीके से करने में हुई हो, उचित सतर्कता और सावधानी से बरती गई हो, या उपयोग सभी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर का, यानी कि उपरोक्त में से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दुर्घटना बचाव का आवश्यक अवयव नहीं है? कार्य किसी दुर्घटना दुर्भाग्य के कारण होना चाहिए, कार्य उचित सतर्कता और सावधानी से किया गया हो, दुर्घटना सदैव किसी अवैध कार्य का परिणाम होना चाहिए, कार्य किसी आपराधिक आशय ज्ञान के बिना किया गया हो। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो सेक्शन 80 को जो धारा 80 है उसको घुमा फिरा के किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि सदैव दुर्घटना किसी अवैध कार्य का परिणाम होना चाहिए, ये तो गलत है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सेक्शन 80 का ही, उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कहा कुल्हाड़ी से काम करता है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर उसको उछल जाता है, निकट खड़ा व्यक्ति उसमें मारा जाता है। कहा की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था। ठीक है ना, यानी कहा ने क्या किया, पूरी सतर्कता सावधानी से लकड़ी काट रहा था, लेकिन लकड़ी काटते हुए उस कुल्हाड़ी का क्या होता है, फल जो सामने का जिससे काटता है ना, वो निकल कर उछल जाता है, दूसरे व्यक्ति को लग जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने क्या किया, हत्या अपराधी मानववाद उसका कार्य माफी योग्य है, अपराधी नहीं, उपेक्षा द्वारा कार्य मृत्यु कारित करना। यहाँ पे इसका क्या होगा, उसका कार्य क्या है, माफी योग्य है, अपराध नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि उसने सद्भावपूर्वक कार्य किए थे। अब यहाँ पे क्या है कि अब एक कुल्हाड़ी से उस स्थान पर लकड़ी काट रहा था जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, कुल्हाड़ी का छटक जाती है और उससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये दोषी होगा किसका? अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जहाँ बच्चे खेल रहे थे तो वहाँ पे लकड़ी काट रहा था,
अब वहाँ पे अगर कुल्हाड़ी का फल झड़क जाता है और किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसने कौन सा अपराध किया? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, हत्या, सदोष मानववध या किसी अपराध के लिए नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का 304A में। ठीक है, यहाँ पे पनिशमेंट उसको मिलेगी। 304 में क्या है? आपराधिक मानववध के लिए, और 304A में उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, उसने कोई सावधानी नहीं रखी, कोई सतर्कता वहाँ है ही नहीं। ठीक है, असावधानी एक साथ लकड़ी काट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का यहाँ पे अपराध बनेगा। अब एक कामगार उचित चेतावनी देकर छत से बर्फ फेंकता है, यानी कि एक काम करने वाला मजदूर है, उसने पूरी चेतावनी दी कि भाई यहाँ से नीचे से कोई नहीं जाना, हट जाना, ठीक है ना, पूरी सतर्कता की, और राहगीर वहाँ पे बर्फ फेंकता है ऊपर से। अब राहगीर की मृत्यु हो गई, तो कामगार क्या होगा? हत्या का दोषी, हत्या की कोर्ट में आने वाले, आपराधिक मानववध, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का, मृत्यु आकस्मिक थी इसलिए दोषी नहीं है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी मृत्यु आकस्मिक थी इसलिए दोषी नहीं होगा। अब गलत उत्तर बताइए, ठीक है ना, गलत उत्तर को यहाँ पे चूज करना है। भारतीय दंड संहिता के 80 के अधीन दुर्घटना के आधार पर बचाव का निम्न आवश्यक तत्व नहीं है। कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? कोई दुर्घटना होना चाहिए, किसी कार्य आपराधिक आशय ज्ञान के बिना किया गया हो, दुर्घटना विधिक साधनों द्वारा विधिक रीत से किया गया किसी विधिक कार्य का परिणाम हो, कोई कार्य विधिक होना चाहिए चाहे विधिक साधनों द्वारा किया गया हो अथवा नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सही का मतलब इसमें जो गलत आंसर है वो बताना है चारों में से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है? विधिक साधनों द्वारा किया गया हो या अथवा नहीं, जरूरी नहीं। यहाँ पे क्या है? जरूरी क्या है? विधिक साधनों द्वारा किया गया हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अंतर्गत दुर्घटना की प्रतिरक्षा का आवश्यक तत्व नहीं है? एक कार्य दुर्घटना है, दुर्भाग्य हो, कार्य दुर्घटना होना चाहिए, आपराधिक आशय से किया गया हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है, कार्य किसी आपराधिक आशय के बिना किया गया हो, कार्य उचित सतर्कता और सावधानी से किया गया हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका बी नंबर का, यानी कि कार्य दुर्घटना होनी चाहिए चाहे वो आपराधिक आशय से ही किया गया हो, ये गलत है। ठीक है, आवश्यक तत्व इसका नहीं है। नेक्स्ट आता है, यदि कोई अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अपवाद का अभिभाग करता है और ऐसी उपधारणा उसके विरुद्ध होती है तो उपधारणा के खंडन का दायित्व उसके ऊपर होता है। निम्नलिखित किस बात में भारत सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कहा? जे सुब्रमण्यम राम राज्य, ठीक है ना, बीड़ा मेंजेस वैसे यूसुफ खान आंध्र प्रदेश राज्य, वेणुगोपाल के एम नानावती वैसे महाराष्ट्र राज्य। तो यहाँ पे 164 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी डी नंबर, यानी के एम नानावती वर्सेज महाराष्ट्र लैंडमार्क जजमेंट है ये, ठीक है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे। नेक्स्ट आता है, का एक बंदूक लेकर जंगल में शिकार करने जाता है, ठीक है, वहाँ उसे एक झाड़ी के पीछे हलचल मालूम होती है, यानी कि एक झाड़ी के पीछे लगता है कि कोई जानवर है, ठीक है ना, वह जोर से बार बार चिल्लाकर पूछता है वहाँ कौन है, कोई उत्तर नहीं पाकर, और वह कारी कोई जानवर छिपा होगा, वो यह मानता है कि उसने उस झाड़ी के पीछे कोई जानवर छिपा होगा। भाई उसने पूरी चिल्ला है, ठीक है ना, चिल्लाने के बाद भी उसमें कोई आवाज़ नहीं है उधर से, उसको लगा वो कोई जानवर है, उसने गोली चला दी, और बाद जो कि झाड़ी के पीछे छिपा था और जिसने उत्तर नहीं दिया था मारा जाता है। इसने कौन सा अपराध किया है? का हत्या का दोषी है, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है, का उपेक्षा का दोषी है, उतावलेपन का दोषी है। इसमें क्या होगा? बी नंबर का होगा, ठीक है, का विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी सतर्कता रखी, उससे कई बार पूछा उसने कि कौन है उस झाड़ी के पीछे, अगर जवाब नहीं आया तो उसने सोचा होगा कि यहाँ पे जानवर है, उसने गोली चला दी, वह मर गया। अब नेक्स्ट आता है भारतीय दंड संहिता की धारा 81। अब यहाँ पे 80 खत्म हुआ, अब आपका आता है 81। 81 क्या कहता है? बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि आप कारित कर सकते हो इंटेंशन के बिना, ठीक है ना, अगर आपका इंटेंशन नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? यदि कार्य हानि करने के आपराधिक आशय से नहीं किया गया है, यदि कार्य सद्भाव में किया गया है, यदि कार्य बड़ी हानि को रोकने के या बचाने के उद्देश्य से किया गया है, यदि कार्य व्यक्ति या संपत्ति की दूसरी हानि से रोकने या बचाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि यदि कार्य व्यक्ति की संपत्ति दूसरी हानि से रोकने या बचाने के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के अधीन आवश्यकता के बचाव का आवश्यक तत्व में तो कौन सा नहीं है? अब कौन सा नहीं है? किसी कार्य को अपहानि करने के आपराधिक आशय के बिना किया गया, उस कार्य सद्भावपूर्वक किया गया है,
कार्य किसी अन्य अपहान के निवारण के किया गया था। निवारित की जाने वाली अपहानि सदैव संपत्ति से संबंधित होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि निवारित की जाने वाली अपहानि सदैव संपत्ति से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। हाँ, ये वाला 169 क्या कहता है, अनेक व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए किसी एक की हत्या करने की अनुमति आवश्यकता के आधार पर नहीं दी जा सकती है। यह सिद्धांत जिसका भारत में अनुसरण किया गया, ठीक है ना, पहले क्वींस डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित मामले में प्रतिपादित किया था। कौन सी डिवीजन ने? तो यहाँ आर बनाम मूरे, आर बनाम डेडले एंड स्टीफंस, आर बनाम डेविस और यहाँ पर आर बनाम मैकफर्सन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी नंबर, आर बनाम डेडले एंड स्टीफन। 81 का ये लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें क्या किया गया था, डेडले एंड स्टीफन के द्वारा एक बच्चे को मार के खा गए थे। ठीक है, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिला था, एक द्वीप में फंस गए थे जहाँ पे एक बच्चा था, उनके क्या कर दिया, बच्चे को मार के खा गए थे। और उनका बचाव क्या था कि उन्होंने क्या थी, इसकी आवश्यकता थी। ठीक है, वो छोटी हानि कर रहे हैं, वो बच्चे को मार रहे हैं, और 2 लोग थे, तो 2 लोग क्या है, अगर बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको बच्चे को मार दिया। तो यहाँ पे न्यायालय ने क्या किया, मना कर दिया कि ऐसा नहीं कर, आप अपने जीवन के लिए किसी दूसरे का क्या नहीं कर सकते, हत्या नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है सही उत्तर बताइए। अब यहाँ पे एक करेक्ट कौन सा है, एक पोत के टूटने के बाद लकड़ी का एक टुकड़ा गहरे सागर में तैर रहा था। ठीक है, अब 2 व्यक्ति उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को धक्का दिया और वह डूब गया। ठीक है, धक्का देने वाला व्यक्ति क्या होगा, आपराधिक दायित्व से मुक्त है, आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं है, आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं है क्योंकि तो क्षमा करने योग्य अपराध है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर, यानी आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने धक्का दिया है। अब किंतु क्षमा करने योग्य अपराध किया गया है, ये क्षमा किया जा सकता है उसको। 171 क्या कहता है, एक विशिष्ट स्थान पर आग लगाई गई, आग ने इस आग को देखा और आग को फैलने से रोकने के लिए और मानव जीवन संपत्ति की रक्षा करने के लिए दूसरों के घर को गिरा दिया। इसने क्या किया कि आग ज़्यादा ना फैले, इस कारण से एक घर को गिरा देता है। ठीक है, तो उसने कोई अपराध किया है क्या, इसमें सेक्शन 81 में क्या है, आवश्यकता का सिद्धांत है 81, सेक्शन 81 में। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, किसी अपराध के लिए दायी नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने कोई कार्य अन्य व्यक्तियों और उनकी संपत्तियों और खतरनाक अपहानि से बचाने के लिए किया था। ठीक है ना, जो घर गिराया था उसने बड़ी अपहानि ना हो, बड़ी हानि ना हो, उसको रोकने के लिए इसने किया था। अब एक केस है, आर बनाम डडले एंड स्टीफन का प्रसिद्ध वाद आपराधिक दायित्व साधारण अपवादों में से किससे संबंधित है, आवश्यकता, चित्तविकृत, भूल, निजी प्राइवेट प्रतिरक्षा, अभी मैंने बताया आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए नंबर किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 173, जिसमें कहता है कि न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा का बचाव से संबंधित है, डीपीसी बियर्ड बनाम बियर्ड, ठीक है ना, आर बनाम लिपमैन मैकनॉटन, आर बनाम डेडले एंड स्टीफन। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी आर बनाम डेडले एंड स्टीफन। मैकनॉटन किसे, पागलपन से संबंधित था। आर बनाम डेडले स्टीफन का बाद निम्न प्रतिरक्षा से संबंधित था, किससे, आवश्यकता, ये बता दिया। ठीक है, इसको कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको। ठीक है, तो का एक गरीब व्यक्ति अपनी रुग्णता महत्ता के प्राण बचाने हेतु दवाई की दुकान में दवाइयाँ चुराता है, यानी कि क्या है, एक गरीब व्यक्ति है, उसने क्या किया, अपनी माता के प्राण बचाने हेतु एक दवाई की दुकान थी वहाँ से चोरी करता है। का को बचाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आवश्यकता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, तुच्छ अपहानि, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा उसको बचाव मिलेगा उस व्यक्ति को। 175 के अकॉर्डिंग यहाँ पे डी नंबर, इसमें कोई बचाव नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि चोरी तो उसने की है। ठीक है, भले ही वो किसी काम से की हो, लेकिन चोरी तो चोरी होती है। अब नेक्स्ट आता है 176, बालक के कृत्य जिसको भारतीय दंड संहिता के सामान्य अपराधों के रूप में उल्लंघित किया गया है। ठीक है, बालक से संबंधित कृत्य का है, एक तो कहता है कि 7 वर्ष से नीचे का है तो कोई अपराध नहीं, एक कहता है 7 से 12 का है और वो अपरिपक्व है। ठीक है, तब वो अपराध नहीं है। अगर परिपक्व हो गया है 7 से 12 वर्ष का अगर बालक, तो वहाँ पे अपराध माना जाएगा। ठीक है, 2 सेक्शन बताता है, एक कहता है आपका 82 में और एक है आपका 83 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका भारतीय दंड संहिता में 7 वर्ष से कम आयु से कार्य एक अपवाद के रूप में उपबंधित है, कौन सी धारा में, धारा 80, 81, 82 या 84 में। अभी मैंने बताया 7 वर्ष से कम आयु वाला, तो सेक्शन 82 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है 178, कोई बात अपराध नहीं है,
जो 8 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष या 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। तो कौन सा अपराध नहीं माना जाएगा किस व्यक्ति के द्वारा अगर किया गया है तो यहाँ पे 170 सही आंसर क्या हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष से कम आयु का है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे 12 वर्ष वाला भी है तो 12 वर्ष में क्यों 12 वर्ष क्या इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर अपरिपक्वता लिखी होती तब यहाँ पे उसको माना जाता। 179 क्या कहता है कि आज जो कि 6 वर्षीय बालक है बा को चोट पहुँचाने के आशय से धक्का देता है। 6 वर्ष का बालक है और बा को चोट पहुंचाने के आशय से उसको क्या करता है धक्का देता है, जिसके परिणाम से बा नीचे गिर जाता है और उसकी अग्रभुजा की हड्डी टूट जाती है। तब वह क्या होगा, वो किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा भैया, क्योंकि 7 वर्ष से कम आयु का बालक है ना, उसे कुछ भी किया हो कोई अपराध नहीं माना गया है। 82 बचाओ। अब यहाँ पे 82 और 83 में शिशु के कार्यों को अपराध न मानने का आधार क्या है। शिशु द्वारा अपने कार्य का अर्थ और प्रकृति का परिणाम न समझ पाना, उसका शैशव और शारीरिक अक्षमता, उसका बालक होना, भारतीय दंड संहिता द्वारा शिशु का विशेष दर्जा प्रदान करना। इसका मुख्य आधार क्या है। अगर 82-83 में शिशु के कार्यों को अपराध नहीं माना गया है तो क्यों नहीं माना गया है, तो सेक्शन 180 का सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। यानी कि भाई जो छोटा बालक है वो कार्य को समझ नहीं पा रहा है, कार्य का अर्थ नहीं समझता, उसके प्रकृति और परिणाम को नहीं समझता, तो भाई उसको बचाव तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका अपराध नहीं माना गया। 181 क्या कहता है, एक शिशु अपनी कार्यों के सही अथवा गलत होने को समझने में सक्षम माना जाता है यदि वह 7 वर्ष की उम्र का है, 7 से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम उम्र का, 8 से अधिक 12 वर्ष से कम उम्र का, 7 से अधिक 14 वर्ष को, यहाँ पे क्या है सक्षम माना जाता है 7 से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम उम्र का। ठीक है, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत किस आयु का बालक दोष के लिए उत्तरदायी होता है। दोष, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। यानी कि परिपक्व बुद्धि का जो 7 वर्ष से ऊपर के 12 वर्ष के नीचे का है ना, अगर परिपक्व है तो उसको अपराध माना गया है बालक का। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंदर किस आयु का बालक दोष के लिए उत्तरदायी होता है। अब यहाँ पे कौन सा बालक उत्तरदायी होगा या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ 183 का। ठीक है ना, और लिखना कैसे 183 डालना, उसके बाद जो सही आंसर हो वो आप मुझे कमेंट करना, ए है, बी है, सी है, जो भी है उसके साथ कमेंट करना। ठीक है, ABCD बस नहीं करना। वह जब अपराध गठित करने वाला कोई कार्य किसी 7 वर्ष की आयु के शिशु द्वारा किया जाता है तो ऐसा शिशु समझा जाता है, क्या समझा जाएगा, अपराध करने में सक्षम, अपराध करने में अक्षम, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई भी। तो यहाँ पे सही क्या होगा, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्षम माना जाता है 7 वर्ष से कम आयु का है तो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 185, अपराध विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सा व्यक्ति चोरी करने का अपराधी होगा। चोरी करने का अपराधी कौन होगा, जो 7 वर्ष से कम आयु का बालक है, अपरिपक्व 13 वर्ष का बालक, ठीक है, 5 वर्ष के कम उम्र का बालक। अब यहाँ पे 13 वर्ष का जो बालक है ना, उसको क्या है चोरी का अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध दंडनीय है चाहे वह 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया हो, विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किया गया हो, न्यायिक हैसियत में कार्य करने वाले न्यायाधीश द्वारा किया गया हो, 80 वर्ष के बीमार व्यक्ति द्वारा किया गया हो। तो कौन सा अपराध होगा दंडनीय। अब यहाँ पे 186 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसमें डी नंबर। यानी कि अगर 80 वर्ष के बीमार व्यक्ति द्वारा भी कोई ऐसा अपराध किया जाता है ना तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा ही एज का कोई क्राइटेरिया नहीं कि 80 वर्ष का है तो उसको अपराध नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। अब आ जाओ विकृत चित्त। विकृत चित्त यानी पागल टाइप का, डम। अब यहाँ विकृत चित्त व्यक्ति कार्य जिनको भारतीय दंड संहिता के सामान्य अपराधों के रूप में उपबंधित किया गया है, वर्णित है, किसमें किया गया है, धारा 83, 84, 85, 86 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। यानी कि 84 में मतता वाले विकृत चित्त वाले में बताया गया है कि विकृत चित्त व्यक्ति वह व्यक्ति होगा जो कार्य जिस टाइम पर कार्य कर रहा है उस कार्य के प्रकृति और परिणाम को नहीं समझता है, तो क्या हो विकृत चित्त माना गया है। सेक्शन 84 कहता है, ठीक है ना। 85 में नशे की हालत में है, ठीक है ना, इच्छा से पिलाया गया है, इच्छा के विरुद्ध पिलाया गया है। ये 85, 86 में दोनों बताया गया। 83 में क्या बताया गया है कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु वाले अपरिपक्व। 188 कहता है, भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना गया है। 84 अभी बताया, ठीक है।
निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दंड संहिता के धारा 84 का आवश्यक तत्व तो नहीं है। अब यहाँ पे जो 84 है विकृत चित्तता वाला, उसका आवश्यक तत्व तो बोला गया है कि कौन सा आवश्यक तत्व तो नहीं है। कार्य का एक अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का कार्य प्रकृति को समझने में असमर्थ यानी अक्षम हो। ऐसी अक्षमता अस्वस्थ मस्तिष्क के कारण होनी चाहिए। अक्षमता किसी भी कारण हो सकती है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि डी नंबर क्या है, आवश्यक तत्व नहीं है। अब 190, ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत विकृत चित्तता के बचाव का निम्न आवश्यक अवयव नहीं है। अब इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका डी नंबर, ठीक है। ऐसी अक्षमता अपराध गठित करने वाले कार्य के पहले कार्य करते समय और उसके पश्चात भी विद्यमान होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ कार्य करते टाइम होनी चाहिए, कार्य करने के पश्चात क्या है क्या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत उत्तर बताइए। अब यहाँ पे जो इनकरेक्ट आंसर बताना है कि कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं कहे जा सकते निम्न प्रकार के होते हैं: जड़, विक्षिप्त, बीमारी द्वारा मस्तिष्क वाला व्यक्ति, विकृत मस्तिष्क वाला, या दिवालिया। जब दिवालिया है तो वो थोड़ी पागल कहलाएगा, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है उन्मत्तता, यानी पागलपन है, क्या है, मत्तता के कारण उत्पन्न अक्षमता या स्वतंत्र इच्छा का अभाव, किसी कृत्य का प्रकृति के समझने में अक्षम, रोगग्रस्त मस्तिष्क। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 192 का सी नंबर, किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षम होना चाहिए, सक्षम नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति की विधिक मानसिक विकृति से पीड़ित था, यह तय करने का निर्णायक समय होता है कार्य करते समय, कार्य के पूर्व, कार्य के पश्चात, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 193 का करेक्ट आंसर है ए नंबर का, यानी कार्य करते समय आपको विक्षिप्तता होनी चाहिए, ठीक है, मानसिक विकृति होनी चाहिए। उस टाइम पे जब आप कार्य कर रहे हो, आप उस टाइम पे ये नहीं समझ पा रहे हो आप जो कार्य कर रहे हो उसमें क्या, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अप्रतिरोध आवेग। अप्रतिरोध आवेग क्या होता है, पागलपन के अंतर्गत नहीं आता, पागलपन के अंतर्गत आता है, कुछ विशेष परिस्थिति में आता है, परिणाम आधारित के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको जरूर अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ज़्यादा होते स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका डी नंबर, यानी परिणाम पर आधारित परिस्थितियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आता है कोई व्यक्ति किसी अपराध को कायद करने के बावजूद भी उस अपराध के लिए दायी नहीं होगा यदि वह क्या है, लोक सेवक, विकृत, उपरोक्त में कोई नहीं है, वृद्ध। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का, यानी विकृत चित्त है तो किसी अपराध के लिए दायी नहीं होगा, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर लोक सेवक है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, वृद्ध है तो उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क तब पड़ेगा एज के बारे में जब वो 7 वर्ष से कम का हो या 7 से 12 अपरिपक्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय दंड संहिता के निम्न में से कौन सा प्रावधान मैकनॉटन के नियम पर आधारित है। मैकनॉटन केस था, पागलपन से संबंधित था, एक ये 84 से रिलेटेड है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का आधार है, तो 84 क्या है, निकटता का नियम, संदिग्धता, मैकनॉटन अंग्रेजी नियम। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी मैकनॉटन नियम। 84 का क्या है, आधार है, बेसिक प्रिंसिपल बताया गया था किसमें, मैकनॉटन वाले केस में। मैकनॉटन नियम किससे संबंधित है, फिर से वही चीज़ आता है, विकृत व्यक्ति के कृत्यों से होगा, बी नंबर का सही है, नशे की होगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बातचीत विकृति के बचाव से संबंधित है। अब यहाँ पे कौन सा होगा, वासुदेव बनाम पेप्सू, मध्य प्रदेश राज्य अहमदुल्ला, मोहन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो चित्त विकृति है, पागलपन से संबंधित कौन सा केस है, इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर बी नंबर, यानी मध्य प्रदेश वर्सेस अहमदुल्ला, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा, विकृत चित्त से संबंधित केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 200वां क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, 200 और 201। निम्नलिखित में किस बात में विकृत चित्तता के आधार पर बचाव संबंधी नियमों को प्रतिपादित किया गया था। विकृत चित्तता संबंधी मैकनॉटन वाले बाद में किया गया था, ठीक है ना, कई बार अभी पूछा जाता है, सी नंबर, ठीक है, सॉरी सी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा बात नशे से संबंधित नहीं है, डीपीपी बनाम बियर्ड, वासुदेव बनाम पृथ्वीराज, आर बनाम टैंडी, आर बनाम मैकनॉटन। तो यहाँ पे कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका डी नंबर, यानी कि आर बना मैकनॉटन। तो आई होप आपको ये पूरे 201 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखना, अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन का आंसर बनता है ना, तो वीडियो को पॉज करना और उसके बाद आंसर लिखना। कैसे लिखोगे, जैसे वो 200 है तो 200 का बी, ठीक है, ऐसे, ठीक
ठीक है ना, ABCD बस नहीं लिखना है। तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको अगला लेक्चर चाहिए, ठीक है, तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तभी मैं बनाऊंगा।